हम हाई प्रोफाइल केस की बड़ी खबर पर नजर रख रहे हैं। अन्ना केपनर के सौतेले भाई को हिरासत में लिया गया है। टिमोथी हडसन पिछले साल पारिवारिक छुट्टी के दौरान एक कार्निवल क्रूज शिप पर अपनी 18 साल की सौतेली बहन का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न कर उसकी हत्या करने के बाद से आजाद था। लेकिन अब हमें नई जानकारी मिली है कि वो सलाखों के पीछे क्यों है और समुद्र में हुई इस कथित पारिवारिक हिंसा के मामले का क्या मतलब है। हम लॉ एंड क्राइम की इस रिपोर्ट में इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। ठीक है, ये कहानी में बड़ा अपडेट है। आपको याद होगा, टिमोथी हडसन की पिछली सुनवाई में निगरानी कर रहे संघीय जज ने कहा था, अधिकतर स्थितियों में यह सवाल ही नहीं उठता कि किसी को ट्रायल से पहले हिरासत में रखा जाए या नहीं, खासकर जब उस पर लगे आरोपों और उसके खिलाफ दायर धाराओं को देखा जाए। लेकिन चूंकि हडसन सिर्फ 16 साल का है, इससे चीजें जटिल हो जाती हैं। आज रात सब बदल गया, क्योंकि टिमोथी हडसन अब कथित तौर पर फ्लोरिडा की सिट्रस काउंटी जेल में है, जिसकी रिपोर्ट सबसे पहले ऑरलैंडो के वेस्ट टेलीविजन ने की थी। सिट्रस काउंटी टैंपा के उत्तर फ्लोरिडा की गल्फ कोस्ट पर है। तो ये वीडियो है जो आपको याद होगा, जिसमें टिमोथी हडसन इस महीने की शुरुआत में मायामी में संघीय अदालत में जमानत सुनवाई के लिए पहुंचते हैं। हत्या और यौन हमले के आरोपों का सामना करने के बावजूद 16 वर्षीय अभी कुछ घंटों पहले तक जो हमने सीखा, उसके अनुसार वो फ्लोरिडा के गल्फ कोस्ट पर एक परिवार के सदस्य के साथ कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत रह रहा था। वो तब तक जेल में नहीं था, लेकिन एक कोर्ट दस्तावेज जिसे अभी-अभी सार्वजनिक किया गया है और जो 10 जून को दायर किया गया था, उसमें इस मामले की निगरानी कर रहे संघीय न्यायाधीश ने कहा कि हडसन को अपने ट्रायल तक जेल में रहना चाहिए। दस्तावेज में लिखा है, यह जिन कृत्यों का आरोप है, उनसे जो खतरा पैदा होता है। संघीय न्यायाधीश लिखते हैं कि आरोपी के खिलाफ कथित प्रथम श्रेणी हत्या और एक युवा महिला, जो उसकी सौतेली बहन भी है, के साथ गंभीर यौन शोषण, जब वे समुद्र में एक जहाज के सीमित स्थान में थे, अपने आप में हिरासत की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। वह आगे कहते हैं, अब एक घोषित वयस्क आरोपी, जिस पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पर जानबूझकर किसी की जान लेने और अपनी पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। ऐसा करते हुए वो अपने लिए और दूसरों के लिए एक ऐसा खतरा प्रस्तुत करता है जिसे कोई भी कर्फ्यू, निगरानी या हिरासत में रखने की व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती। अब हडसन अदालत प्रक्रिया के दौरान एक परिवार के सदस्य के साथ रह रहा था। शुरुआत में उसकी उम्र के कारण उस पर किशोर के आरोप लगे और तब तक ये मामला पूरी तरह गुप्त था। लेकिन फिर उसका मामला संघीय वयस्क अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया और अब उस पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें उसके खिलाफ बहुत ही परेशान करने वाले आरोप लगाए गए हैं। उस पर अपनी सौतेली बहन अन्ना केपनर की गला घोंटकर हत्या का आरोप है। यह घटना उस स्टेट रूम में हुई जब वे दोनों छुट्टियों में इस क्रूज शिप पर कैरिबियन घूम रहे थे। उस पर अन्ना केपनर के साथ यौन शोषण का भी आरोप था। पूर्व ट्रायल हिरासत सुनवाई में अभियोजन ने आरोपों के आधार पर खतरा बताया, जबकि टिमोथी हडसन के बचाव पक्ष ने कहा कि किशोर न्याय प्रणाली में शर्तों का उल्लंघन न करने के कारण उसे चाचा के साथ रहने देना चाहिए। तो अब जब टिमोथी हडसन मुकदमे से पहले जेल में है, तो इसका मतलब इस कहानी में हमारे अगले कदम के लिए क्या है? हाल ही में एक अनसील दस्तावेज में आरोपों की एक अधिक विस्तृत समयरेखा भी सामने आई है, जिसमें दिखाया गया है कि एफबीआई का कहना है कि उन्हें उस क्रूज शिप पर क्या मिला। आइए इसमें गहराई से चलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए आपको पिछले साल 2 नवंबर से शुरुआत करनी होगी। उसी समय अन्ना केपनर और उनका परिवार मायामी में कार्निवल क्रूज शिप पर सवार हुए थे। यह एक अच्छा अवकाश होना चाहिए था, लेकिन इस क्रूज शिप पर रहने की व्यवस्था इस मामले में निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है। 18 साल की अन्ना अपने 13 साल के सौतेले भाई और 16 साल के सौतेले भाई के साथ एक कैबिन साझा कर रही थी। उस 16 साल के लड़के का नाम टिमोथी हडसन है। अब हॉल के उस पार अन्ना के पिता क्रिस्टोफर केपनर थे और उनके साथ उनकी पत्नी थी, जिनका नाम शांतिल था, जो टिमोथी हडसन की जैविक मां थी, और वह अन्ना की 2 सौतेली बहनें भी थीं। वे नाबालिग हैं, जो माता-पिता के साथ कमरे में रह रही थीं।
कुल मिलाकर क्रूज उम्मीद के मुताबिक चला। परिवार ने कोजुमेल, मैक्सिको सहित कैरिबियन के कई स्थानों की यात्रा की। लेकिन फिर 7 नवंबर को यह कहानी एक त्रासदी बन जाती है। दस्तावेजों में लिखा है कि उस सुबह क्रू के सदस्य कमरा 8343 साफ करने गए थे और तभी उन्हें 18 साल की अन्ना केपनर का शव मिला। जांचकर्ताओं के अनुसार उसे एक कंबल में लपेटा गया था और उसके बिस्तर के नीचे ठूस दिया गया था। वे लिखते हैं, उद्धरण, लगता है किसी ने उसे छुपाया था। अब एफबीआई को तब बुलाया गया क्योंकि वे क्रूज जहाजों और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऐसी जांचों को संभालते हैं और एफबीआई जहाज पर चढ़ती है। वे परिवार के सदस्यों से पूछताछ करते हैं और फिर वे जहाज से निगरानी वीडियो देखते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, एजेंट्स ने अन्ना के 13 साल के सौतेले भाई से भी बात की, जो अन्ना और संदिग्ध टिमोथी हडसन संग कमरा साझा करता था। अन्ना की मौत वाली रात खाना खाने के बाद वो कमरे में चली गई क्योंकि वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन फिर 13 साल का लड़का उसी कमरे में वापस सोने के लिए जाता है। वो बताता है कि जब उसने स्टेट रूम का दरवाजा खोला तो टिमोथी हडसन ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा रोक लिया, नाबालिग गवाह को अंदर नहीं जाने दिया और चिल्लाया, रुको, अंदर मत आओ। ये कहना संदिग्ध है, लेकिन उस समय कोई नहीं जान सकता था कि कमरे में क्या मिलेगा और जिस कहानी को हम महीनों से कवर कर रहे हैं। 13 साल के गवाह ने बताया कि कैबिन की सभी लाइटें जल रही थीं और बाथरूम अलमारी के दरवाजे खुले थे। हडसन ने कथित तौर पर 13 वर्षीय बच्चे को कैबिन के बाहर इंतजार करवाया और कुछ देर बाद अंदर बुलाया। तो एफबीआई फिर उस निगरानी वीडियो को देखकर एक टाइमलाइन बताती है कि हडसन ने कथित तौर पर क्या किया। जब आप उस मामले के बारे में सोचते हैं जो अभियोजक बनाएंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। रात 7:35 बजे, अन्ना केपनर की मौत वाली रात। दस्तावेजों के मुताबिक टिमोथी हडसन उस स्टेट रूम में गया जिसे वो अन्ना के साथ साझा कर रहा था। फिर 3 मिनट बाद रात 7:38 बजे अन्ना केपनर को स्टेट रूम में जाते देखा गया और यही आखिरी बार है जब अधिकारियों के अनुसार उन्हें जिंदा देखा गया था। फिर 7:51 बजे अन्ना के 13 साल के सौतेले भाई ने कमरे में घुसने की कोशिश की और वो जल्दी ही बाहर चला गया। फिर रात 10:13 बजे टिमोथी हडसन अकेले स्टेट रूम से बाहर निकलते हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि अगले 1 घंटे में इस कमरे में अंदर और बाहर काफी आवाजाही होती है। उद्धरण, रात 10:13 बजे केबिन का दरवाजा खोलने पर टिमोथी हडसन को हॉलवे में बाईं दाईं ओर देखते देखा जाता है, मानो वह जांच रहे हों कि वहां कोई है या नहीं। और फिर वो केबिन 8343 के बाहर चलते हैं और यही एकमात्र समय है जब हडसन केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते समय यह क्रिया करते हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि हडसन 10:10-12 और 10:10-49 के बीच 2 बार केबिन में अंदर बाहर जाते हैं। फिर 10:53 पर वो दरवाजे पर प्राइवेसी साइन लगाते हैं। इसके बाद वह रात 11 बजे के बाद फिर से केबिन लौटते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद 11:21 पर नाबालिग सौतेला भाई केबिन में जाता है और उसने एफबीआई को बताया कि उसने अपनी बहन को केबिन के अंदर नहीं देखा। इसके बाद वह 11:23 पर वहां से चला जाता है। हडसन कथित तौर पर 11:44 पर केबिन में जाता है और बाहर आता है और फिर आधी रात के ठीक बाद 12:09 पर भी ऐसा करता है। फिर आप 13 साल के बच्चे को कैबिन में जाने की कोशिश करते देखते हैं। टिमोथी हडसन कथित तौर पर उसे अंदर ना आने और हॉलवे में इंतजार करने को कहते हैं। फिर वो कमरे में जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 13 साल का बच्चा उस स्टेट रूम में सो जाता है, बिना ये जाने कि उसकी सौतेली बहन की लाश बिस्तर के नीचे होगी। हडसन ने कथित तौर पर परिवार के सदस्यों से कहा है कि उसे उस रात क्या हुआ था जब अन्ना की मौत हुई याद नहीं है। लेकिन जब आप सुनते हैं कि अन्ना की मौत वाली रात उसने क्या-क्या किया, तो आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये दलील कितनी मजबूत हो सकती है। साथ ही जब आप सुनेंगे कि उसने अन्ना के मोबाइल के साथ क्या किया, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ये भी बचाव पक्ष के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। अब अगली सुबह जब कथित तौर पर अन्ना की हत्या हुई, उसकी लाश मिलती है। दस्तावेजों से पता चलता है कि सुबह 11:27 बजे
टिमोथी हडसन को उस स्टेटरूम के पास देखा गया जहां क्रू यह जानने की कोशिश कर रहा था कि युवा महिला की मौत कैसे हुई। अगर ये सच है, तो टिमोथी हडसन का कथित कृत्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दस्तावेजों के अनुसार उद्धरण है, वह यह देखने की कोशिश नहीं करता कि अंदर क्या हो रहा है, जबकि कई लोग अभी भी खुले दरवाजे के साथ केबिन में हैं। वह आगे देखता है और चला जाता है। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर उस कमरे में, जहां आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ठहरे हुए थे, बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा हो, तो आप कम से कम एक बार तो जरूर देखते। या फिर क्या आपको कथित तौर पर पहले से पता था कि उस युवती के साथ क्या हो चुका था, जिसके साथ आप कमरा साझा कर रहे थे? अन्ना ने अपनी जिंदगी के कई हिस्से टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया पर साझा किए थे। ज्यादातर किशोरों की तरह उसके पास भी फोन हमेशा रहता था, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो अधिकारियों ने बताया उसका फोन गायब था। एफबीआई ने कहा उन्हें उसका फोन जहाज के लॉस्ट एंड फाउंड में मिला। एक क्रू मेंबर ने बताया कि उसे फोन कचरे के डिब्बे में टूटा कुचला मिला था। अब जांचकर्ताओं ने कुछ और विवरण दिए हैं। निगरानी वीडियो में टिमोथी हडसन को उस दिन सुबह 9:26 बजे केबिन से बाहर और 9:48 बजे वापस आते दिखाया गया है, जब केपनर की हत्या हुई थी। इसके बाद वह सुबह 9:50 बजे केबिन से निकलते हैं। अधिकारियों के अनुसार उनके हाथ में कुछ था। फिर अधिकारी उन्हें कैमरे से फॉलो करते हैं। सीसीटीवी फॉलो करते हुए वे देखते हैं कि सुबह 9:52 पर टिमोथी हडसन कथित तौर पर उसी कूड़ेदान में हाथ डालते हैं जहां बाद में अन्ना केपनर का फोन मिलता है। एफबीआई के पास सीसीटीवी फुटेज के साथ अन्ना केपनर के फोन का जीपीएस डेटा भी है और वे देख सकते हैं कि वो जहाज पर किस राउटर से जुड़ता है। एफबीआई का कहना है कि उन्होंने उस फोन को ट्रेस किया और पाया कि वो उसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते से टिमोथी हडसन कथित तौर पर उस कूड़ेदान तक गया था। इसका मतलब है कि उसने कथित तौर पर अन्ना का फोन ले लिया था जब उसने कथित तौर पर उसकी हत्या की और फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। दस्तावेजों में बताया गया है कि अधिकारियों ने अन्ना केपनर के यौन उत्पीड़न का पता कैसे लगाया। कहानी के उस हिस्से के विवरण टिमोथी हडसन और इस मामले के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच कहूं तो वे यहां चर्चा के लिए बहुत ग्राफिक हैं। लेकिन डीएनए से जुड़ा एक बड़ा मोड़ इस मामले में आया है। तो हमारे पास जो जानकारी है वो ये है। मेडिकल एग्जामिनर ने अन्ना की यौन उत्पीड़न संबंधी फोरेंसिक जांच की और जांचकर्ताओं के अनुसार एक स्वैब मिला है जिसमें टिमोथी हडसन के डीएनए का मिलान हुआ है। लेकिन यही है असली मोड़। अधिकारियों ने नाबालिग गवाह 2 के डीएनए का मिलान भी किया है, जो एक लड़का है और दूसरे राज्य में रहता है। उनका कहना है कि उस लड़के ने क्रूज पर अन्ना से शारीरिक संबंध बनाए। अब स्पष्ट नहीं है कि उस व्यक्ति की परिस्थितियां क्या हैं और इससे क्या संदेह हो सकता है कि वास्तव में क्या हुआ। अब वीडियो में केवल सीसीटीवी फुटेज दिखती है। हडसन 13 साल का सौतेला भाई और केपनर उस कमरे में जाते हुए दिख रहे हैं और फिर वो सौतेला भाई है जिसे डीएनए का स्रोत होने की संभावना से बाहर कर दिया गया है। मेडिकल एग्जामिनर के अनुसार टिमोथी हडसन ने कथित तौर पर अन्ना की मौत से पहले उसका यौन शोषण किया। टिमोथी हडसन की हिरासत सुनवाई में इस मामले की निगरानी कर रहे जज ने कहा कि उस समय हडसन को हिरासत में न लेने का एक कारण यह था कि हडसन की उम्र को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कोई सुविधा ढूंढने के लिए और प्रयास किए जाने की जरूरत थी। जज ने यह भी उल्लेख किया कि वो ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं जो उसके परिवार के रहने की जगह के करीब हो, न कि मायामी डेड काउंटी में किसी सुविधा में जहां कथित तौर पर यह अपराध हुआ था। आज रात भी वही स्थिति है, क्योंकि बताया गया है कि वो सिट्रस काउंटी जेल में है। अब जब हडसन हिरासत में है, आगे क्या होगा? मैंने पाम बीच काउंटी के पूर्व राज्य अटॉर्नी डेव एरनबर्ग से हडसन की गिरफ्तारी से पहले बात की थी कि यह मामला आगे कहां जा सकता है। एफबीआई द्वारा सील हटाए गए दस्तावेजों में दी गई अपडेटेड टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा। हमारे साथ एक बार फिर फ्लोरिडा से इस मामले पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं पाम बीच काउंटी के पूर्व राज्य अटॉर्नी डेव एरनबर्ग। यहां आने के लिए धन्यवाद। आपने पढ़ा होगा, यह 145 पन्नों का है, जिनमें से लगभग 20 पन्ने एफबीआई द्वारा जांच में तैयार खास कहानी पेश करते हैं। इसमें क्या खास था? अगर आप अभियोजक हैं, तो इसका टिमोथी हडसन पर क्या असर होगा? क्रिश, मुझे दोषी होने के संकेत सबसे खास लगी।
और यहाँ आपके पास आरोपी है जिसे कैमरे में कैद किया गया है, जो कमरे से निकलते समय दोनों तरफ देख रहा है। और फिर वो अपने भाई को कमरे में आने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसने कहा बाहर इंतजार करो, क्योंकि वो शायद कपड़े बदल रहा था। और भाई को ये अजीब लगा क्योंकि सारी लाइटें जल रही थीं, पर्दे के दरवाजे खुले थे और ये साफ था कि आखिरी बार पीड़ित के साथ कौन देखा गया था। लेकिन जहां तक अपराध बोध की बात है, तो आपके पास उसका जहाज पर कैमरे में घूमना है, उसके पास वो मोबाइल फोन है जो एन्ना केपनर का था, और वो उसे छुपाने की जगह ढूंढ रहा है। और फिर कुछ देर के लिए वो उस जगह पर है जहां फोन छुपाया गया था, और फोन को वहां रख रहा है। ऐसा कौन करता है जब तक कि आप ही ने एना केपनर की हत्या न की हो? आप जानते हैं, भाग 2 में जैसे अगली सुबह मेरा ख्याल है कि वो करीब 9:30 बजे के आसपास है, तो ये उस समय के बाद है जब क्रू मेंबर्स एफबीआई के अनुसार उसकी लाश पाते हैं। और फिर आप सोचिए कि वह कितनी हलचल मची होगी। और वे कहते हैं कि टिमोथी हडसन उस कमरे के पास से गुजरते हैं और वो असल में अंदर नहीं देखते। आप जानते हैं, मेरा मतलब ये उसका कमरा है जिसमें वे कह रहे हैं, और वो बस वहां से गुजरता है। और असल में आप जानते हैं, वो बस सीधे आगे देखता है जब वो वहां से गुजरता है। बॉडी लैंग्वेज काफी हद तक व्यक्तिगत नजरिए पर निर्भर करती है। आप जानते हैं, इसका मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। जैसे आमतौर पर कोर्ट इस तरह की जानकारी को कैसे देखता है, जैसे कितनी संभावना है कि इनमें से कोई भी चीज ट्रायल में आ जाए, जहां आप जानते हैं कोई जूरी मेंबर उसे देखकर कह सकता है, ठीक है, शायद वो किसी वजह से दूसरी दिशा में देख रहा है, या शायद वो कमरे के बाहर देख रहा है क्योंकि वहां कुछ और हो रहा था। जब बात इतनी ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाती है, तो कितनी संभावना है कि ये चीजें उन बातों में शामिल हो जाएं जो प्रोसिक्यूटर कहना चाहते हैं। देखिए, सवाल यह है कि क्या ये प्रासंगिक सबूत है? अगर है, तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा और फिर जूरी मेंबर्स पर निर्भर करता है कि वो उस पहेली को कैसे जोड़ते हैं। तो ये पहेली के टुकड़े हैं। आप जानते हैं एना केपनर के साथ आखिरी बार कौन था? आपके पास सारे फॉरेंसिक सबूत भी हैं। आपके पास उसके मर्डर के सारे सबूत हैं, यौन उत्पीड़न के भी। अपराध बोध की बात करें तो आप उसे वीडियो में इधर उधर घूमते और फोन फेंकने के लिए डिब्बा ढूंढते देख सकते हैं। वो वही है जहां उसका फोन मिला था। उसी ने वहां फोन रखा था। कैमरे में वो दोनों ओर देखता है ताकि कोई उसे वहां से निकलते ना देख ले। वो घंटों अना के साथ कमरे में अकेला था। फिर आप अना को नहीं देखते। मेरा मतलब है, यहाँ कई सबूत हैं। मुझे लगता है बचाव पक्ष के लिए ये कहना मुश्किल होगा कि ये कोई और हो सकता है, सिवाय इस तथ्य के कि वहां किसी और का डीएनए सबूत था जिसने जाहिर तौर पर क्रूज पर अन्ना के साथ संबंध बनाए थे। साथ ही ये अभियोजन को भी मदद कर सकता है, क्योंकि ये मकसद दिखाता है कोई अचानक ऐसा क्यों करेगा। आपके पास कोई है जिसे अपनी सौतेली बहन के प्रति लंबे समय से गहरी आकर्षण थी, और फिर जब उसे पता चला कि वो क्रूज पर किसी और लड़के के साथ थी, तो वो गुस्से में आ गया। और यही बात उसे उसके साथ यौन शोषण करने के लिए प्रेरित करती है। और फिर उसने उसे इतनी जोर से गला दबाया कि उसके कान के पर्दे फट गए। ये डरावना है, और ये कुछ ऐसा है। और मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा कि टिमोथी हडसन के लिए ट्रायल से पहले की क्या व्यवस्थाएं थीं, क्योंकि मेरा मतलब है, वो सिर्फ 16 साल का है। मैं ये समझता हूं उस पर जो आरोप है वो बहुत घिनौना है। कम से कम कहें तो ये वाकई ऐसा ही है। स्ट्रेटोडून के अंदर कोई कैमरा नहीं है, और हम बहुत सारी हलचल अंदर बाहर होते हुए देखते हैं, और हमें मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए आरोपों के बारे में पता है। लेकिन अभियोजकों के लिए ये कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर आप अच्छे बचाव पक्ष के वकील हैं, तो आप इस पर वैकल्पिक कहानी बना सकते हैं। कमरे के अंदर क्या हुआ, इसका कोई सबूत नहीं है। जाहिर है, अन्ना केपनर ने अपनी जान गंवाई, लेकिन जो कुछ हुआ उससे पहले क्या हुआ? क्या वहां कोई बहस हुई थी? क्या सब कुछ आपसी सहमति से था? इसका कोई वीडियो सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि ऐसा नहीं हुआ। खैर, आप मान सकते हैं कि चूंकि आरोपी का डीएनए अन्ना के शरीर में मिला है, तो दलील यही होगी कि यौन संबंध आपसी सहमति से हुआ था। और फिर मुझे नहीं पता कि वे हत्या के लिए क्या कहेंगे, लेकिन जब बात यौन शोषण की आएगी तो वे यही कहेंगे कि वो आपसी सहमति से हुआ था। लेकिन सबूत इसके विपरीत हैं कि उसकी अंडरवेयर उसके अंदर गुथी हुई अवस्था में पाई गई थी, और यह एक आक्रामक अनैच्छिक यौन शोषण के अनुरूप है।
साथ ही उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। मेरा मतलब है ये इतना तीव्र, इतना क्रूर था कि उसके कान के पर्दे फट गए और उसकी गर्दन पर गंभीर निशान और कान के आसपास चोट के निशान थे। ये सिर्फ आपसी सहमति से सेक्स नहीं था। मेरा मतलब है कोई ऐसा नहीं कह सकता। साथ ही आप जानते हैं आपके पास अन्ना के पूर्व प्रेमी की गवाही भी होगी, जिन्होंने कहा था कि इस आरोपी ने अन्ना के आसपास पहले भी अजीब तरीके से व्यवहार किया था। वो उसके प्रति जुनूनी था और अन्ना ये जानती थी। और तब भी सब होते हुए परिवार ने अनदेखा किया। हाँ, आपने सुना होगा कि कमरों की व्यवस्था कैसी थी और माता-पिता सामने वाले कमरे में थे। लेकिन अन्ना और उसके सौतेले भाई के बीच अजीब सा रिश्ता भी था। और भले ही माता-पिता और दादा-दादी ऐसा लगता था कि उनका आपस में बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन कम से कम दादा-दादी ने तो यही कहा था। ऐसा लगता है कि जानने वालों के लिए ये कोई बड़ा राज नहीं था कि वहां कुछ हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि महत्वपूर्ण गवाह पहली बार 13 वर्षीय सौतेले भाई के रूप में पहचाना गया है, जो अन्ना केपनर और टिमोथी हडसन के साथ उसी कमरे में रह रहा था। उस रात उसके बार-बार अंदर-बाहर जाने और कुछ देर के लिए उसे कमरे से बाहर रहने को कहे जाने की बात कितनी अहम है। एफबीआई का आरोप है कि उसने वास्तव में उसी कमरे में सोया था, जहां अन्ना का शव बिस्तर के नीचे था, जो कि वाकई डरावना है। अदालत में जब कहानी सुनाई जाएगी, तो उसमें उसका क्या रोल होगा? वो गवाह होगा, क्योंकि उसी को आरोपी ने बहुत अजीब तरीके से कमरे में न जाने के लिए कहा था। वो भी वहीं ठहरा हुआ था। और जब भाई ने कमरे में जाने की कोशिश की, तो आरोपी ने कोई बहाना बनाया कि वो कपड़े बदल रहा है और फिर दरवाजा ब्लॉक कर दिया। और फिर 13 साल के बच्चे को ये अजीब लगा, क्योंकि सारी लाइट जल रही थी, दरवाजे खुले थे और उसे बस याद आया कि ये कितना अजीब था। अब बचाव पक्ष शायद उसे दोषी ठहराने की कोशिश करे, लेकिन वो एना के साथ आखिरी बार नहीं देखा गया था। उसने अपने काम नहीं छुपाए थे और एना में उसका डीएनए भी नहीं मिला। ये कोशिश बेकार होगी और इससे जूरी के सामने उनकी विश्वसनीयता घटेगी। मुझे लगता है कि कोशिश ये होगी कि जहाज पर जिस अजनबी व्यक्ति के साथ एना के शारीरिक संबंध थे, उसी पर सारा दोष डाल दिया जाए। मुझे लगता है कि ये कोशिश बेकार होगी, क्योंकि उसके खिलाफ अन्ना के साथ सहमति से संबंध बनाने के अलावा कोई हिंसक सबूत नहीं है। मेरा मतलब है वे लोग हर कोशिश करेंगे, लेकिन आरोपी के खिलाफ सबूत बहुत मजबूत है। जैसे, इस समय एक बचाव वकील के तौर पर आप क्या करेंगे? क्योंकि मुझे पता है, आप ये दलील दे सकते हैं कि ये सब आपसी सहमति से हुआ था। आप जानते हैं, कई तरह की दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन जब आप इसकी तुलना करते हैं, कम से कम इस समय, मुझे लगता है, जब आप इसकी तुलना एफबीआई के आरोपों से करते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि ये काम करेगा। ये बस एक आखिरी कोशिश जैसी होगी। ऐसा लगता है, इस समय एक बचाव वकील क्या कर सकता है? इस युवा मुवक्किल के साथ, जिसे एक बहुत ही मुश्किल केस का सामना करना पड़ेगा, जो कम से कम दस्तावेजों में लगाए गए आरोपों के हिसाब से काफी मजबूत लगता है। बिल्कुल, यही वजह है कि मैं लंबे समय तक अभियोजक रहा हूं और हाल ही में बचाव वकील बना हूं, क्योंकि इन चीजों को समझाना वाकई मुश्किल होता है। वे सिर्फ अभियोजन को अपने आरोप साबित करने की जिम्मेदारी निभाने पर मजबूर कर सकते हैं और यही कह सकते हैं। हालांकि यौन संपर्क के सबूत हो सकते हैं, लेकिन डीएनए सबूत ये साबित नहीं करता कि यौन गतिविधि कब हुई थी या ये सहमति से थी या नहीं। ये नहीं साबित करता कि उसका मौत के कारण से कोई संबंध था या मौत किसने की। वे ये कहने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जहाज पर मौजूद दूसरा आदमी था जिसने ऐसा किया, या 13 साल का भाई था। वे सभी एक ही कैबिन में थे, है ना? और उसे 13 साल के बच्चे तक पहुंच थी। वे कह सकते हैं कि क्रूज स्टाफ को भी कैबिन में जाने की अनुमति थी और वे देख सकते हैं कि क्या सरकार की टाइमलाइन सच में सभी को बाहर करती है। आपको शक से परे मामला साबित करना होगा। सिर्फ एक जूरी सदस्य के अड़ने पर हंग जूरी होती है। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन ये भी मुश्किल लगता है जब सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि अन्ना केपनर और टिमोथी हडसन कमरे में जा रहे हैं। आपके पास ये 13 साल का बच्चा है, लेकिन ऐसा लगता है कम से कम एफबीआई तो उसकी कहानी मान रही है। वो भी सिर्फ 13 साल का है। मेरा मतलब है, ये बहुत बहुत कम उम्र है। जब प्री ट्रायल की बात आती है, तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि टिमोथी हडसन कोर्ट में जाता है और फिर वो घर जा सकता है। आप सिर्फ इस आधार पर क्या सोचते हैं? मैं समझता हूं कि वो 16 साल का है, लेकिन इतनी बेरहम हत्या के बाद
जज ने उसे चाचा के साथ रहने की इजाजत कैसे दी? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है यहाँ थोड़ी सी जड़ता है, क्योंकि वो पूरे इस प्रोसेस के दौरान प्री ट्रायल रिहाई पर था और उसने कोई उल्लंघन नहीं किया। तो मुझे लगता है इससे जज के लिए ये कहना आसान हो गया कि ठीक है, हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही वो असल में फरार होने का खतरा भी नहीं है। मेरा मतलब है वो नाबालिग है, उसके पास प्राइवेट जेट नहीं है, ये डीडी जैसा नहीं है जो तुरंत कुछ करवा सके, कोई जेट उसे लेने के लिए भेज सके। उसका कोई असली आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए वो समुदाय के लिए कोई असली खतरा नहीं है। और इसलिए मैं समझ सकता हूं कि भले ही ये एक बहुत गंभीर अपराध है, लेकिन वे उसे मुकदमे से पहले जेल या हिरासत में नहीं डालेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात उसकी उम्र है। मुझे लगता है कि ये सब बातें असर डालती हैं। फिर भी वो जेल जा सकता है क्योंकि उस पर जघन्य हत्या और यौन उत्पीड़न का आरोप है। आमतौर पर वयस्कों को इन आरोपों पर मुकदमे से पहले हिरासत में रखा जाता है क्योंकि वो नाबालिग है और अब तक बाहर रहकर किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया, और क्योंकि उसके पास भागने का साधन नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहेगा, या शायद वे उसे सख्त हाउस अरेस्ट में डाल दें। लेकिन मैं देख सकता हूं कि ऐसा हो सकता है। उसे वैसे नहीं ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी वयस्क को किया जाता है। हाँ, मुझे ये दिलचस्प लगा। जज ने कहा, अगर वह बड़ा होता तो उसे मुकदमे से पहले हिरासत में रखा जाना लगभग तय होता। मुझे नहीं लगता आप ये नजरअंदाज कर सकते हैं कि वो सिर्फ 16 साल का है। इस कहानी का एक और हिस्सा जिस पर बात हुई वो था कि क्या इससे जुड़ा कोई मिसाल या केस लॉ है। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है कि किसी क्रूज शिप पर कुछ बुरा हुआ हो, लेकिन क्या ऐसा कुछ है? मेरा मतलब है, ये मामला कितना अनोखा है। थोड़ा पीछे हटकर सोचें, हमने इस पर काफी बात की है। मेरा मतलब है, क्या आपको कोई ऐसा मामला याद आता है जो इस मामले से मेल खाता हो, जैसा हम इसमें देख रहे हैं? दिलचस्प है। हाँ, हर चीज में हमेशा फ्लोरिडा का कोई ना कोई कनेक्शन होता ही है। ऐसा ही लगता है। हाँ हाँ। सही है, फ्लोरिडा से जुड़ा है। इसे असामान्य ये बनाता है कि क्रूज शिप पर ऐसी हिंसा नहीं होती। आमतौर पर लोग गिरते हैं, जैसा आपने देखा है। संघीय अभियोजक ज्यादातर नाबालिग मामलों में शामिल नहीं होते। इनमें आमतौर पर राज्य अभियोजक कार्रवाई करते हैं, जैसा मेरी पुरानी नौकरी में था। क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में था, इसका अधिकार संघीय अधिकारियों के पास है। इसलिए वे एक नाबालिग से निपट रहे हैं जो दुर्लभ है। इसी वजह से इसने ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसके तथ्य असामान्य और कई तरह से अलग हैं। लेकिन उम्मीद है यहां न्याय होगा। मुझे लगता है कि हम इसमें इसलिए रुचि रखते हैं क्योंकि इसमें ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो कुछ नहीं समझ पाए, जबकि उन्हें चेतावनी के संकेत दिखाए गए थे, फिर भी उन्होंने ये होने दिया। जब वे पार्टी कर रहे होते हैं और सच को अनदेखा करते हैं, तब सबको एक कमरे में बुला लिया जाता है। मुझे लगता है ये बात बहुतों को परेशान करती है, जैसा होना चाहिए। हाँ, अक्सर ऐसे मामलों में आप इसका सिविल पक्ष, जैसे गलत मृत्यु का मामला, देखते हैं। लेकिन इस मामले में, जो कि आप जानते हैं, अन्ना केपनर के पिताजी क्रूज पर थे और उनकी सौतेली मां भी क्रूज पर थीं। जैसे, जब आपके पास एक पीड़ित हो और आप कुछ परिवार के सदस्यों को देखें, तो आप यह तर्क दे सकते हैं कि उन्होंने अन्ना को उस व्यक्ति के साथ एक कमरे में रखा जिस पर आरोप है कि उसने उसकी हत्या की। मतलब, जैसे नागरिक पक्ष पर कौन संभावित रूप से गलत मृत्यु का मुकदमा कर सकता है? क्या ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ होता है जहां दुर्भाग्य से आपके पास पीड़ित है, उसके परिवार के सदस्य ही वे लोग होंगे जिन पर मुकदमा किया जाएगा? हाँ, देखिए, एना के, मेरा मतलब है उसके जैविक माता पिता हैं और फिर उसके सौतेले माता पिता भी हैं। तो आपके पास ये दोनों हैं, है ना? तो आपके पास जैविक पिता है, मुझे लगता है, जो सही है। जैविक पिता सिविल मुकदमा कर सकते हैं क्योंकि ये उनकी बेटी है और उन्होंने अपनी बेटी को माँ और सौतेले पिता की देखभाल में सौंपा था और आखिरकार उसकी मौत हो गई। हाँ, वो मुकदमा कर सकते हैं और शायद कार्निवल क्रूज लाइंस पर भी केस कर सकते हैं। ऐसा करना मुश्किल है, लेकिन ऐसी बुरी पब्लिसिटी क्रूज लाइन नहीं चाहती। सुरक्षा के लिए शायद और किया जा सकता था। ऐसा लगता है कि जहाज के सुरक्षा कैमरों ने मामला सुलझाने में मदद की और सुरक्षा ने समय पर कार्रवाई की, पर शायद क्रूज लाइन और कर सकती थी। यही एक सिविल मुकदमे का विषय है। हाँ, देखेंगे। उस कहानी के उस मोड़ तक अभी समय है। देखते हैं आगे क्या होता है। टिमोथी हडसन फिलहाल हिरासत से बाहर हैं। देखना होगा क्या उन्हें मुकदमे से पहले हिरासत में लिया जाता है या नहीं। ये बहुत दुखद मामला है और कुछ नई जानकारियां सामने आ रही हैं। डेव एरनबर्ग पाम बीच काउंटी के पूर्व राज्य अटॉर्नी
फ्लोरिडा मामलों को समझाने के लिए धन्यवाद। हम आभारी हैं। धन्यवाद क्रिश। लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत ऑन द केस यहीं समाप्त होता है। YouTube और Spotify पर हमें सब्सक्राइब करें। अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम हो रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।